चलिए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और ऑडियंस के लिए भी बिल्कुल मैदान खुला हुआ है। आप जो भी सवाल करना चाहें बिल्कुल अपना हाथ पहले खड़ा करें, अपना परिचय दें, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से सवाल करें। वैजयंत साहब, शुरुआत आप ही से करता हूं मैं। ये ज़रूरत क्यों पड़ी थी कि नए टैक्स, डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की हम घोषणा किया? डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को लेकर के आप कई सालों से सरकार के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हमने जीएसटी में देखा 15-17 साल लगे इस रिफॉर्म को लागू होने के लिए। क्या हम माने कि अब डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत हो चुकी है इस बजट के साथ? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस समय बड़ी जरूरत थी कि हम एक एग्जम्पशन लेस, डिडक्शन लेस, सिंप्लीफाइड टैक्स प्लानिंग लेके आए। और उस प्रणाली में 2 साल पहले एक चर्चा शुरू हुई और वित्त मंत्री जी ने इंट्रोड्यूस भी किया, लेकिन उसके अनुभव को देखते हुए लोगों में जो उत्साह था उतना नहीं था। तो इस बार जो 2023 का बजट आया तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा चेंज करके, काफ़ी इनक्रेज करके एक नई प्रणाली लेके आई है जो बहुत सिंप्लीफाइड है। टैक्स में सेविंग है, कोई आपकी सेविंग नहीं करने की जरूरत, फोर्स सेविंग आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप बिल्कुल ठीक कहा कि ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स है अपने इंडिया के टैक्स सिस्टम के लिए, पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल जो टैक्स पे करते हैं। और उसमें देखिए, हम पिछले 3-4 साल से कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था को गति कैसे दी जाए। 2019 में कॉर्पोरेट के लिए बहुत भारी चेंज किया गया जब उन्होंने 15% किया और बाकी के लिए मैन्युफैक्चरिंग वालों को बाकी के 22 किया जी। फिर जब 2000 बजट आया 21 का तो उन्होंने नई प्रणाली फाइनेंस की। इसके बारे में आइडिया ये है कि जब हम कह रहे हैं एग्जम्पशन लेस और डिडक्शन लेस अगर रेजिम ला रहे हैं तो कोई फोर्स्ड सेविंग करने की जरूरत नहीं है। आपकी चॉइस है, आप जहाँ सेविंग करना चाहे कर लीजिए, लेकिन आपके हाथ में पैसा है। जब अगर करदाता के हाथ में पैसा ज़्यादा हो, सप्लाई के लिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सभी की जरूरत पड़ती है। तो ये मान के चलना चाहिए, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और इस आइडिया की कितना बड़ा इससे बेनिफिट आ सकता है इकॉनमी का, वो इस बात से लगाया जा सकता है कि जो फोर्स सेविंग करनी पड़ती थी, 3 लाख 4 लाख की करते थे कि 1.5 लाख की आपने ये की, 50,000 की आपने मेडिक्लेम के लिए की, जो कि अगर वो नहीं करेंगे आप तो सभी करदाताओं के हाथ में वो पैसा एक्स्ट्रा होगा और परचेजिंग पावर बढ़कर आएगी। जैसे सबसे बड़ा बेनिफिट यही आने का है। और वित्त मंत्री ये भी बार बार हर मंच पर ये कह रहे हैं कि अभी दोनों रेजिम जो है वो लागू रहेगी। जब तक आप चाहते हैं तो पुरानी टैक्स व्यवस्था का भी फायदा उठा सकते हैं, नई टैक्स व्यवस्था में भी आपके पास ऑप्शन है। पर लेकिन ये कन्फ्यूजन है कि कौन से में ज़्यादा हमें टैक्स की छूट मिलती थी, टैक्स के लिहाज से कौन सा हम अभी ऑप्शन करेंगे, क्योंकि सभी लोग अब मेरे ख्याल से रिटर्न भरना भी शुरू करेंगे। तो वो एक उलझन बनी हुई है। देखिए, इसमें उलझन कोई नहीं है। वित्त मंत्री ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में और टैक्स पेयर के हित में ही पॉलिसी अनाउंस की है। देखिए, उन्होंने कहा कि देखिए पुराना रजीम एज इट इज चल रहा है और नया रजीम में हमने टैक्स की छूट दे दी है। जब लास्ट ईयर टैक्स रजीम बनाया था, पुराने वाला जो नया रजीम बनाया था वो एक ऑप्शनल था और ओल्ड रजीम आपका डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट था। अब की बार उन्होंने नए रजीम को अट्रैक्टिव कर दिया और और नए रजीम को बाय डिफॉल्ट बना दिया, यानी कि आपके ऊपर एप्लीकेबल, और आप इसे छोड़ के जाने चाहते हैं तो पुराने में जाइए। लेकिन अगर मैंने एज ए टैक्स प्रोफेशनल बहुत सारी कोशिश की कैलकुलेशन करने की कि भी इस बात को एड्रेस करने के लिए कि क्या नया रजीम बेटर है या पुराना रजीम है, मेरी कैलकुलेशन हर इनकम स्लैब पे, देखिए 7 लाख रुपए तक तो नए रजीम के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपकी 7 लाख इनकम है, आपको 0 टैक्स है, तो आप पुराने में जाएंगे ही क्यों जब आपको 0 टैक्स आ रहा है। अब 7 लाख से शुरू होता है, आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए। जी जी। तो अगर मैं जैसे अभी आपकी दिखा रहे थे कि 9 लाख के इनकम के ऊपर आज की डेट में 45,000 रुपए का टैक्स बनता है, पुराने रजीम में 92,500 रुपए का टैक्स बनता था। अब आप उसको मैच करने लगेंगे तो आप अगर 2 लाख रुपए की भी सेविंग कर लें तो भी आउट हो जाएंगे। 15 लाख रुपए की इनकम पे पुराने रजीम पे 2,62,500 टैक्स बनता है और नए रजीम में 1,50,000 बनता है। तो 1,12,500 का डिफरेंस, इसको गैप को कवर अप करने के लिए आपको 3,75,000 रुपए से ज़्यादा की सेविंग चाहिए जब आपकी जाके होगी। तो अब ये लगाइए कि 3,75,000 की सेविंग की ये उम्मीद करना एक टैक्स पेयर से जिसकी इनकम 10 या 12 लाख रुपए है, तो उसके हाथ में पैसे क्या बनेंगे घर के खर्चा चलाने के लिए। तो आइडिया ये था कि होता क्या था कि टैक्स इंसेंटिव को देखते हुए अट्रैक्शन होके हम सारा ही पैसा सेविंग में रख देते थे और आज की डेट का खर्च तो नहीं होता था। तो आपका जो सवाल है कि भाई स्कीम कौन सी अट्रैक्टिव है, मैंने देखा है कि आप
5 लाख से 15 लाख तक के किसी भी स्लैब में चले जाइए, आपको नई स्कीम अट्रैक्टिव लगेगी। एक छोटा सा दायरा आता है जो इनकम का 7 से 9 या 10 लाख के बीच में, अगर आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा है 3 या 4 लाख की, तो शायद आपको 2,500 से कोई 10,000 12,500 तक का बेनिफिट आ जाए। अगर वो भी आपकी सेविंग बहुत ज़्यादा इनकम हो गया है तो उसमें मुझे ऐसा लगता है, अब जैसे एक और कहा वित्त मंत्री ने कहा भाई देखिए अगर आपको अट्रैक्टिव लगता है तो पुरानी स्कीम में रहिए, हम तो मना नहीं कर रहे। और सैलरीड एम्प्लॉय जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है उनको तो पूरी छूट दे दी कि आप हर साल के अंत में जब अपनी टैक्स की रिटर्न भरने लगे, आप दोनों कंप्यूटर में लगा के कैलकुलेशन कर लीजिए, जो आपको टैक्स कम लगे उसको टिक कर दीजिए, वो आपको लग जाएगी जी। और लेकिन बिजनेसमैन को कहा कि एक बार आप बदल पाएंगे, उनके लिए एक बार चूज कर लिया आपको फिर नहीं। लेकिन मेरा यह अनुमान है कि जो नई स्कीम को देखते हुए अगले साल जब रिटर्न भरी जाएंगी, जब वित्तीय वर्ष 23-24 की, तो जो अब की बार का डाटा जैसे था ना कि 5 करोड़ में से 5 लाख लोगों ने पुरानी नई स्कीम को लिया, तो ये शायद डाटा रिवर्स होगा कि 5 करोड़ में पता लगा 5 लाख ही लोग पुरानी स्कीम में रह गए और बाकी सभी लोग नई स्कीम। व्यवस्था में इसलिए हम ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की शुरुआत हुई, जिसमें लगातार सरकार ये कह रही है कि हम टैक्स व्यवस्था को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, एग्जम्पशन फ्री करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स के दायरे में शामिल हों, उसकी एक कोशिश की जाती है। प्रतीक जी, अब आपके पास आते हैं। अब